नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज इतने हफ्तों से आप देख रहे हैं कि देश में चीनी की किल्लत है, यानी कि शक्कर की किल्लत है और शक्कर का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, 40 से 75 रुपए किलो जो बिक रही है इस समय चीनी। और अभी त्योहारों का सीजन है, कल रक्षाबंधन है और उसके बाद त्योहारों का सिलसिला लगातार जारी है और नवंबर तक जारी रहेगा, जब तक दिवाली नहीं आ जाती और फिर उसके बाद होली। तो तमाम पानी देना। त्योहार पड़ेंगे जिसमें कि मिठाइयों का बोलबाला रहता है। तो सोचिए कि एक आम आदमी को कितनी मुश्किल होगी। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये जो 36,000 करोड़ रुपए का ये जो शक्कर घोटाला है, ये जानबूझकर किया गया ताकि जो ये जमाखोर लोग हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग चीनी की करते हैं, उनका फायदा हो सके। और उन्होंने आज रणदीप सुरजेवाला ने, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि सरकार को ये पता था कि अप्रैल से ही पता था, अप्रैल के महीने से पता था कि शुगर की शॉर्टेज होगी, लेकिन फिर भी वो लोग बैठे रहे। और उसके चलते अब क्या हो रहा है कि शुगर प्राइसेस कहां से कहां फ्लक्चुएट कर गई। 40 से 75 रुपए पर केजी इस समय शक्कर मिल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 12 मिलियन टन शुगर ये जो अगस्त और नवंबर के बीच का महीना है, जो त्योहारों का सीजन है, उसमें उसकी खपत होती है और लोगों को अब 30 रुपए एक्स्ट्रा चीनी के दाम पे करने पड़ेंगे। और उन्होंने यही कहा कि अब सोचिए, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, ये तमाम त्योहार हैं, तो 12 मिलियन टन के हिसाब से 36,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो रहा है? ब्लैक मार्केटियर्स को और होर्डर्स को। और इससे बड़ा नमूना क्या होगा कि सरकार मिले जुले तरीके से इन ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स के साथ मिलकर जानबूझकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी ज्यादा महंगी इसलिए कर दी ताकि लोग जो डायबिटीज हैं वो चीनी ना खाएं। ये तो सब फालतू की बातें हैं। लेकिन किस तरीके से सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब आप ये बताइए कि सरकार ने जो 32% जो शुगर केन का स्टॉक है, उसको उन्होंने E20 के फ्यूल प्रोडक्शन में लगा दिया है, नवंबर 2025 से लेके जुलाई 2026 तक। और उसकी वजह से जो शुगर का स्टॉक है वो कितना कम हो गया। शुगर केन अवेलेबल ही नहीं है उसकी वजह से, यानी कि गन्ना। अब मोदी सरकार क्या कर रही है? वो वाहवाही लूट रही है E20 के नाम पर। और खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? एक आम आदमी को, कि उसका परिवार कैसे चलेगा, उसकी जेब पर मार पड़ रही है। तो आज जो सुरजेवाला ने जो सरकार से डिमांड रखी है वो यही कि भाई, आपसे हम विनती करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 500 ग्राम शुगर जो हर फैमिली हाउस होल्ड को देने की बात थी सब्सिडाइज रेट्स पर, पीडीएस पर, आप उसको लागू करें और ताकि कम से कम दशहरा और दिवाली लोगों का ठीक से मन सके। लेकिन ये माजरा क्या है इस पूरे जो ब्लैक मार्केटिंग का और ये जो 36,000 करोड़ रुपए के स्कैम जिसका आज कांग्रेस ने जिक्र किया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ दो बड़े किसान नेता हैं, विजय जावंदिया जी जो नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े किसान नेता हैं। आपने उनको अक्सर कई मूवमेंट्स में देखा है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी है, आपका भी स्वागत है इंद्रजीत जी। और मैं विजय जी से शुरू करूंगी कि विजय जी, ये शुगर की किल्लत, शुगर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं और जिस तरीके का मुनाफाखोरी जो ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स के जेब में जा रही है, उसको क्या कहेंगे? आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक वाक्य में अगर कहूं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और हमारे यही देश में अभी सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तो ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री तो अमित शाह जी के पास में ही है, तो ये सब उनके पास में है। और एक चीज और मैं प्रारंभ में ही बता देता हूं, भले ही हम 90-91 से, मैं ये क्यों कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है, 90-91 के बाद में हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बातें करते रहे, ढोल पीटते रहे, परंतु शक्कर कभी भी फ्री मार्केट में नहीं थी। गन्ने का इकोनॉमिक्स कभी भी फ्री मार्केट में नहीं था, ये समझना होगा। और पूरा सरकारी नियंत्रण है। अब तो अशोक गुलाटी भी कह रहे हैं कि ये तो पूरा सरकार के नियंत्रण में था। मुझे मालूम नहीं कि अशोक गुलाटी मनमोहन सिंह जी के समय कृषि मूल्य के आया अध्यक्ष थे, क्या कर रहे थे फिर वो। देखिए, हर महीने शक्कर कितनी बाजार में बेचना,
पूरे देश में इसका निर्णय केंद्र सरकार करती है। 22 लाख टन इस महीने में रिलीज किए कहते हैं। वो शक्कर किस दाम से बेचनी, उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस है। अभी 31 रुपए से कम दाम पर बेच नहीं सकते, उससे ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। जब भी दुनिया में शक्कर के दाम कम होते हैं उस समय वो सस्ती शक्कर देश में नहीं आए, इसलिए तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। अभी देखिए बताइए उन्होंने 100% इंपोर्ट ड्यूटी है करके, वो अभी उन्होंने हटा दी है। शक्कर जब भी हमारे देश में सरप्लस होती है उस समय हम सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करते हैं। 2022 में हमने 110 लाख टन शक्कर एक्सपोर्ट की। मैं तो पहली मांग ये करूंगा, कांग्रेस से भी यही करूंगा कि जरा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी और अभी भी देश से शक्कर एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी सब्सिडी दिल्ली के तिजोरी में से दी गई है, दोनों ने बताना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हम जैसा गेहूं का और चावल का बफर स्टॉक बनाते हैं वैसा शक्कर का बफर स्टॉक बना के क्यों नहीं रखा। आज जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पिछले 2 साल से देश में शक्कर का, गन्ने का उत्पादन कम हुआ। ये मालूम नहीं था कि सरकार को ये मालूम था। तीसरा ये था जो प्रॉब्लम है जिसने इसको एग्रीवेट किया है वो है हमारे देश के रुपए का अवमूल्यन। अभी 80-82 रुपए का डॉलर ये 96 रुपए का डॉलर हो गया है और दुनिया के बाजार में 560 डॉलर प्रति टन आज शक्कर का दाम है। अगर हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो 65 रुपए से कम में यहां आ नहीं रही है। तो व्यापारी जो मुनाफा कमाता है वो जब सप्लाई अच्छा होता है उस समय नहीं कमाता है। जब व्यापारियों को यह मालूम होता है कि सप्लाई में शॉर्टेज है, सप्लाई में हिंडरेंस है, उस समय फिर वो होल्डिंग करते हैं, उस समय वो मुनाफा कमाते हैं। अब व्यापारियों को तो ये मालूम हो गया था कि 2 साल उत्पादन कम हुआ है और इस साल एल नीनो है, ये और भी उसने वो बोलते ना फ्यूएल एडेड इन द फायर वैसा हो गया है, तो अगले साल भी उत्पादन कम होने वाला है। तो व्यापारियों के ध्यान में आ गया कि अब तो अगले साल भी सप्लाई नहीं होने वाला है, सरकार के पास में स्टॉक भी नहीं है और जिस तरह से हम गेहूं या चावल एफसीआई के गोडाउन में से बाजार में ज्यादा छोड़ देते हैं और दाम को कंट्रोल करते हैं, वैसे सरकार की हिम्मत नहीं है ज्यादा स्टॉक शुगर का छोड़ने की, क्योंकि आगे तकलीफ है। तो ये सबका परिणाम है। और इसमें मैं आपको एक और बात कहता हूं कि सरकार को मालूम था ना, फिर 20 लाख टन शक्कर एक्सपोर्ट की परमिशन क्यों दी? जरा इस पे भी विचार होना चाहिए। और जिस समय इन्होंने दी ना उस समय दुनिया के बाजार में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा रुपया थोड़ा स्ट्रांग था। कि तो अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद में रुपया डिप्रिशिएट होने लग गया और फिर वो हॉर्मुज का भी दिक्कत आ गया, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया और हमारा एक्सपोर्ट हमारे आजू बाजू के देशों में ज्यादा बढ़ा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या और आजू बाजू नेपाल में आजू बाजू के देशों में। मुझे तो एक और शंका है नीरू जी कि बेकायदेशीर एक्सपोर्ट हुआ है। नंबर 2 में चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ा है। अशोक गुलाटी खुद जब ये कहते हैं कि हमारे देश से सब्सिडाइज यूरिया एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश को और श्रीलंका को, तो यूरिया जैसी शक्कर दिखती है। अगर सब्सिडाइज यूरिया एक्सपोर्ट हो सकता है इलीगली तो शुगर क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकती है? तो ये सब कारण है। और इथेनॉल तो उसमें का बहुत फ्रैक्शन है। आपने 32% का बोला, ठीक है, पहले तो 80% जो इथेनॉल है वो शक्कर से आता था, अब वो 32% पे आ गया है। मेरा भी मानना है कि ये इथेनॉल की पॉलिसी ही मूलतः गलत है। हम ब्राजील की नकल जो कर रहे हैं ना वो भी हम गलत कर रहे हैं। ब्राजील में जो शक्कर है वो गन्ना है वो ऊपर के बारिश पे होता है बोलते, वो इरिगेशन पे नहीं है, वहां पर ज्यादा इरिगेशन पे डिपेंडेंट नहीं है वो। हमारे यहाँ पहले ही पानी की किल्लत है, सब कबूल कर रहे हैं कि गन्ने को इतना इतना पानी लगता है, तो ये नीति भी गलत है ना। और इसमें मैं आप मुझे माफ करना पर नितिन गडकरी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं आपके ध्यान में और आपके श्रोताओं के ध्यान में 2018 में बायोफ्यूल डे पर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हुए भाषण के तरफ ध्यान खींचता हूं, आप देख लीजिएगा। वो 18 में बोलते हैं कि मैं 10,000 करोड़ रुपए बायोफ्यूल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं, 12 कारखाने खोलने वाला हूं।
जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं। हाँ, और 2022 तक के हम 10% इथेनॉल करेंगे और 2030 तक के हम 30% इथेनॉल करेंगे। तो ये किसने कहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। क्यों नहीं मोदी जी को नरेंद्र मीडिया सवाल पूछती है? तो मेरा ये कहना क्या है कि बिल्कुल इसमें पैसा बनाया गया है, सोच समझकर पैसा बनाया गया है, और उसमें बलि का बकरा बनाया है उपभोक्ता और बलि का बकरा बनाया है किसान। उसको इसका कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अभी मैं एक बात कह देता हूं कि इन्होंने 10 लाख टन चीनी आयात करने का परमिशन दे दिए 0% ड्यूटी पर, और वो भी रॉ शुगर, व्हाइट शुगर नहीं। क्यों नहीं व्हाइट शुगर की परमिशन दी? अगर दिए तो रॉ शुगर की परमिशन दी इसलिए कि ये जो बड़े जो धन्ना सेठ है उनके कारखाने हैं, उनको थोड़ा रिफाइनरी का काम मिल जाएगा। उनको जैसा आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं विजय जी, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि एक सोची समझी चाल के तहत इस पूरे स्ट्रैटेजी को किया गया, जानबूझकर शुगर के दाम बढ़ाए गए, जानबूझकर इस किल्लत को क्रिएट किया गया ताकि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको फायदा पहुंच सके। ओके, मैं अब इंद्रजीत जी के पास आती हूँ कि इंद्रजीत जी, ये जो शुगर की कीमत है और जो आज रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये तो 36,000 करोड़ का स्कैम है, और अगर आप रेट के हिसाब से 12 मिलियन टन की जो खपत होती है अगस्त से लेके नवंबर तक के बीच में जो टाइम पीरियड है, वो केवल और केवल ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। क्या करेगी सरकार अब इस किल्लत को दूर करने के लिए? आपको लग रहा है सरकार के पास कोई रोड मैप है? अभी विजय जी ने तो बड़े अच्छे से समझाया कि पूरा ये माजरा क्या है, लेकिन अब आगे का रोड मैप क्या है? क्या इसी तरीके से आम आदमी पिसता रहेगा, रोज चीनी के लिए अब रोएगा परिवार कि भाई आज हम चीनी कैसे खरीदे, हम मिठाइयाँ खाना बंद कर देंगे? बीजेपी के नेता ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपको तो डायबिटीज नहीं होगी, चीनी मत खाइए। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ठीक है, मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ, इसलिए प्याज के दाम से हम कुछ करना नहीं है। इसी तरीके की बातचीत बीजेपी के नेता कर करके और लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। जी इंद्रजीत जी। धन्यवाद नीलू जी, आपने जो किसान का जो पक्ष है वो रखने के लिए हमें ये अवसर प्रदान किया। दरअसल रोड मैप तो है ही नहीं, आगे तो क्या होगा अभी रोड मैप का ना होना ही उसका ये परिणाम हमारे सामने जीता जागता कि आप जहां 80 करोड़ लोग जो हैं वो एक मामूली से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिस तरीके से वहां चीनी जैसी आवश्यक वस्तु को, चीनी ये कोई ऑप्शनल नहीं है ना, कोई चीज तो ऐसी लग्जरी की हो सकती है भैया आप नहीं ले आपकी मर्जी है। ये जितना भी बंदा मतलब आर्थिक रूप से गरीबी के अंदर रहता है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, वंचित जो तबके हैं, उनको तो अपनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए गुड़ शक्कर चीनी चाहिए। उसके बगैर मेहनतकश लोग तो मेहनत ही नहीं कर सकते। जहां आपको मतलब आधी चम्मच एक कप में चीनी की जरूरत पड़ती है, उनको 4 चम्मच चीनी की जरूरत पड़ती है, जो खेत में और जो निर्माण का काम करता है मजदूर, उनके सामने कितना बड़ा इससे संकट पैदा कर दिया गया ये सडनली। इसका कोई सबसे बड़ी जो एक आपराधिक बात वो ये है कि सरकार के पास कोई विश्वसनीय जवाब नहीं है इसका। आप ये बताएं ना कि हुआ तो हुआ क्यों, मतलब। और जो होल्डिंग वाली बात सामने आ रही है, हमारे यहाँ तो स्थिति ऐसी है नीलू जी कि एक यहाँ पर व्यापार का तरीका है, उसको वादा व्यापार कहते हैं, यानी डेरिवेटिव बिजनेस होता है वो ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग वो होती है कि एक चीज मौजूद नहीं है और उसका व्यापार होने लग रहा है। मतलब अभी एक चीज की बिजाई हुई है, अभी वो आई नहीं है मार्केट के अंदर, वो कोई भी, वो चीनी भी हो सकती है, वो कोई भी कृषि का उत्पाद हो सकता है, और उसके ऊपर वो कितने रुपए की खरीद फरोख्त होगी, इसको सट्टा बाजार भी आप कह सकते हैं, वो हो रहा है। वो स्पेकुलेटिव जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है यहाँ, वो है एक तरह से ये जो बहुत ही लोगों को लूट के आप मतलब एक या नापाक पूंजी इकट्ठी कर रहे हो। अगर आपने इस तरीके से एक गलत इरादों से, रॉन्ग प्रैक्टिसेस से आपने स्पेकुलेशन करके होल्डिंग से ये किया है अगर,
तो जाहिर है कोई ना कोई तो उसकी कीमत अदा करेगा जरूर, और ये वो कीमत अदा हो रही है। वरना एक बहुत ही मोटी सी बात है इस संदर्भ में जो हमें गौर करनी चाहिए, वो ये है कि चीनी की जो खपत है उसकी जानकारी सबको है कि ऑन एन एवरेज जो औसत खपत हमारे देश में चीनी की कितनी है, एक बात। नंबर 2, हमारे पास स्टॉक कितना है उसकी भी जानकारी, वो कोई रहस्य नहीं है। स्टॉक में कितनी शुगर है ये भी पता होता है। तो अगर उसके अंदर शॉर्टफॉल और कोई गैप है तो उसके बाद क्या होने वाला है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तब जाके ये इस तरीके की स्पेकुलेशन वो कितने हजार करोड़ की है वो तो ठीक ढंग से कोई जांच पड़ताल होगी तो उससे पता लग जाएगा। लेकिन एक ये मोटी समझ की हम जो बात करें अगर, तो दूसरा आप इसमें देखेंगे कि एक तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है जो हाइपर एक्टिव है, और दूसरी है यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय। दो मंत्रालय मिलकर नीति निर्धारण कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय कहीं नहीं है। जहां गन्ना पैदा होता है वो कृषि मंत्रालय के अंडर आता है। और मैं आपको बता दूं कि शुगर केन के प्राइसेस 10 रुपए मुश्किल से बढ़ते हैं हमारे हरियाणा में, 10 रुपए प्रति क्विंटल, और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप किसान की तसल्ली कैसे करवाएंगे? 11 महीने तक रहती है वो क्रॉप जमीन के ऊपर। ये वो धान की या गेहूं की या जो दूसरी फसल नहीं है मकई की जो 3-4 महीने में तैयार हो जाए। 11 महीने तक खेत को ऑक्युपाई करता है गन्ना, और उसके बाद उसकी कटिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अभी हाल में तमिलनाडु सरकार ने अभी कुछ रेट उनके बढ़ाए हैं, 380 रुपए पर क्विंटल वगैरह। लेकिन वहां फायदा ये है कि कटिंग का पैसा भी सरकार देती है या मिल देता है, जिस मिल को आप सप्लाई करेंगे शुगर मिल को, और ट्रांसपोर्ट का भी वही देते हैं। लेकिन बाकी प्रांतों में जहां जहां भी ये गन्ना होता है वहां पर किसान को वो कटिंग और ट्रांसपोर्ट भी बियर करना पड़ता है। तो मैं ये मोटे तौर पर कह सकता हूं, अगर आप गन्ने की कल्टीवेशन बढ़ानी है तो आप उसको जब तक लाभकारी मूल्य या रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं देंगे गन्ने का तो बढ़ाएगा कैसे? तो वो स्टैग्नेट होकर रह जाएगी जो कल्टीवेटेड एरिया है कुल उसका। और हम हमारे यहाँ हमें मालूम है कि जो प्रति क्विंटल जो उत्पादन उसका उत्पादन मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो अगर हम लगाएं, और हमारे यहाँ जो मतलब 430 रुपए अभी रेट है पर क्विंटल का हरियाणा के अंदर, और 9.5% रिकवरी के ऊपर है ये रेट, और 550 की मांग है लोगों की, क्योंकि इतने भर में तो कुछ भी उनको बच नहीं पा रहा है प्रति एकड़। तो आपकी जब लॉन्ग टर्म के अंदर जो शुगर की जरूरत है, बिल्कुल आपने त्योहार का उदाहरण दिया, लेकिन वास्तव में तो हर जगह उसकी जरूरत पड़ती है। तो इथेनॉल के लिए 25-30% गन्ना अगर डाइवर्ट किया गया है तो वो तो निश्चित सी बात है ना कि उतना प्रतिशत शॉर्टफॉल शुगर का होने वाला है। और जब आप अगर वो इथेनॉल को पेट्रोल को सस्ता करने के लिए अगर 20% एथेनॉल का मिक्सअप कर रहे हैं तो क्या पेट्रोलियम सस्ता हो गया? इथेनॉल जो E20 वाला सस्ता तो 1 रुपया भी नहीं हुआ ना वो। तो इसका मतलब क्या है कि मिक्सअप करने के बाद भी आप सस्ता नहीं दे रहे हैं, और उसकी गाड़ी का जो इंजन है वो एक तरह से खतरे में जा रहा है। उसके ऊपर अभी तक भी कंट्रोवर्सी का कोई जवाब ना सरकार दे पाई है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे पाई है। तो एक बड़ा पॉलिसी फेलियर ये हमारे सामने है। जैसे कृषि के मामले में वैसे भी एक हमारा ये फेलियर है, उसी प्रकार से ये भी एक फेलियर है। और हमारी जो शुगर की इंडस्ट्री है वो काफी प्रांतों में कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर आती है जी। और अभी हाल में ये जो पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है इसके अंदर एक नया कानून बनाया है, NCDC कहते हैं उसको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसका एक एक्ट बना दिया, किसी राज्य से नहीं पूछा गया,
और उसके बाद अब उनका केंद्र का सीधा सा हस्तक्षेप राज्यों के अंदर, बिल्कुल उनके राइट्स के अंदर एनक्रोचमेंट है बहुत बड़ी, और वो किस किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर को, जो कि वास्तव में एक तरह से अगर देखा जाए उसका स्वरूप तो जो शेयर होल्डर्स हैं शुगर केन के, उन्हीं के हित के लिए बना होता है अब उसके ऊपर भी, और अमित शाह साहब उसके मिनिस्टर हैं, तो सारी पॉलिसी को अब वो बिल्कुल जन विरोधी रूप में लेके जा रहे हैं। और किसान ने केवल उत्पादन करने वाला है, बल्कि किसान जो है वो कंज्यूमर भी है, उपभोक्ता भी तो है ना किसान भी। तो ये न केवल आम आदमी, किसान भी के ऊपर भी चीनी का असर पड़ेगा। बिल्कुल, आप, मैं वेट कर रही थी कि आप लोग दोनों एक्सप्लेन कर लें, तो फिर मैं रणदीप सुरजेवाला की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक अंश प्ले करके, और मैं फिर आपसे एक मिनट का अंतिम कमेंट आप दोनों से लूंगी, विजय जी के पास आऊंगी। अभिषेक, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस बाइट को प्ले कर दीजिएगा, रणदीप सुरजेवाला की जो बाइट है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अप्रैल 2026 में तो अब जिसके पास भी चीनी का स्टॉक है उसका स्टॉक 40 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपया किलो बगैर कुछ करे हो गया। 120 लाख टन चीनी की खपत होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीने में। 30 रुपया किलो भी अगर मैं अतिरिक्त दूंगा तो लोग कितना पैसा और देंगे? 36,000 करोड़। ये है घालमेल। 36,000 करोड़ के नीचे देश की जनता को चपत लगा दी गई। कोई ये तो नहीं कहेगा दीपावली पे कि मैं खील खिलौने नहीं खाऊंगा, अपने बच्चों के लिए नहीं लाऊंगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि अब गणेश चतुर्थी है तो मैं लड्डू का भोग नहीं लगाऊंगा इस बार। कोई ये तो नहीं कहेगा कि ईद है वो सेमियां नहीं बना। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, बस अब एक अंतिम कमेंट विजय जी से लूंगी, बहुत संक्षेप में 1 मिनट में अगर अपनी बात खत्म कर सके, और फिर इंद्रजीत जी के पास आऊंगी कि अब क्या होगा। अब इस किल्लत का, त्योहारों का सीजन तो शुरू हो गया है, सरकार करेगी क्या? क्या सब्सिडाइज्ड रेट पर शुगर देगी? देखिए, सुरजेवाला जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक है। जो इसके पहले जो बेच दिया, मैंने कहा ना, हर महीने ये 22 लाख टन चीनी रिलीज करते हैं उपभोक्ताओं के लिए। हर कारखाने को एक कोटा दिया जाता है। सुरजेवाला जी अधूरी बात कर रहे हैं, बहुत नम्रता से मैं कह रहा हूं। अभी तो 3 महीने, हर महीने ये 22 लाख टन रिलीज करने वाले हैं, उसमें भी पैसा कमाया जाएगा अगर ये दाम बनते हैं तो। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कल इन्होंने कुछ छापे मारे। मेरा सबसे पहला सवाल ये, और सुरजेवाला जी ने ये पूछना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि आप अगर 22 लाख टन रिलीज करते हो, पिछले 3 महीने आपने रिलीज किए 22 लाख टन, तो फिर वो कारखाने ने किसका टेंडर स्वीकार किया, किस व्यापारी ने खरीदा, किस व्यापारी ने वो कहां बेचा, कहां स्टॉक किया, उसके लिए काम क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी? एक चीज। दूसरी चीज, अभी अभी इन्होंने कुछ छापे डाले, बराबर 5 रुपए 6 रुपए किलो शक्कर के दाम कम हो गए। मैंने 70 रुपए किलो जिस किराने दुकान से परसों शक्कर लाई थी, आज वहां गया तो वहां 65 रुपए किलो शक्कर है। तो कुछ छापे मारने के बाद में ही अगर इतना दाम गिरता है, तो ये 3 महीने क्या सो रहे थे क्या अमित शाह जी और मोदी जी और इनकी कार्यक्षम सरकार और कार्यक्षम अधिकारी? आज की मेरी जानकारी ये है नीलू जी कि महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री में 52 रुपए किलो से भी कोई व्यापारी शक्कर खरीदने को तैयार नहीं है। इसमें होने वाला क्या है? उसमें मरने वाला है किसान। ये तेजी का उसको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और एक धोखा मैं आगे का आपको देता हूं, जो शक्कर कारखाने के मालिक है सब, वो 31 रुपए की मिनिमम सेलिंग प्राइस 42 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। जो इंद्रजीत सिंह ने गन्ने वालों की बात कही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो वो कह रहे हैं कि आपने एफआरपी बढ़ा दी है, शक्कर के एमएसपी बढ़ा दीजिए। अब सोचिए कि अगर मोदी शाह ने 42 रुपए एमएसपी कर दी, तो अगले साल से हर साल अब हमें 60 रुपए किलो की चीनी खाने की मानसिकता बनानी पड़ेगी। ये भी इसमें का एक बहुत बड़ा हथकंडा हो सकता है। मेरा 60 रुपए किलो को विरोध नहीं है नीलू जी, मैंने शाह साहब को पहले ही खत लिख दिया हूं कि हम 60 रुपए किलो की चीनी खाने को तैयार है।
पर सवाल मेरा ये है, इंद्रजीत सिंह जी से भी ये है, सुरजेवाला जी से भी ये है कि अगर शक्कर को और गन्ने को पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का तिजोरी में से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, तो फिर सोयाबीन वाले को, कपास वाले को, गेहूं वाले को, धान वाले को, दाल वाले को, सरसों वाले को उसके एमएसपी का प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता है? आप इस पे एक अलग से बहस कीजिए और इंद्रजीत सिंह जी को भी उस पर बोलने को लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं इंद्रजीत जी के पास आ रही हूँ, बहुत संक्षेप में क्या कहेंगे सर? जी, हमारा तो जी जो किसान आंदोलन है ना, उसकी हरेक जो फसल है, तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है C2+50% वो है। लेकिन एमएसपी के साथ ही एक जो कंपोनेंट अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, जो उसकी सफलता और विफलता को निर्धारित करता है, वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी और पीडीएस में से आप एक को मजबूत करोगे तो दूसरा भी मजबूत होगा, एक को कमजोर कर दोगे तो दूसरा भी कमजोर निश्चित तौर पर होएगा। तो जब वेलफेयर स्टेट हमारा काम करता है अगर, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो 40 से 75 रुपए जो एकदम से गया है, इसके अंदर निश्चित रूप से एक देखने की बात है कि जिनके पास स्टॉक था ऑलरेडी, उनको कितना फायदा हुआ होगा, ये तो जांच पड़ताल इसकी की जा सकती है। लेकिन मैं जो भाई साहब कह रहे हैं उनकी बात वाजिब है कि क्यों नहीं हर एक फसल के ऊपर वो उसका होना चाहिए, परंतु अगर ये मान लो उतना उसको मिलेगा ही नहीं एमएसपी और सपोर्ट प्राइस, तो वो उसकी कल्टीवेशन घटाने लग जाएगा। फिर आपका क्या उसका मतलब उपाय करेंगे? अगर वो कल्टीवेशन घटने लग गई तो चीनी जैसी जो एसेंशियल चीज है, अनिवार्य वस्तु है, उसका उत्पादन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अफोर्डेबल और फेयर प्राइसेस के ऊपर इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उसके अंदर आप कोई बड़ा परिवर्तन इस तरीके का करते हैं तो उसकी पहले से ही किसी को किसी तरीके की जानकारी नहीं है। और आज भी अगर अपोजिशन एक आरोप लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो एक स्पष्टीकरण उसका देना चाहिए। अब आप अगर छापे मारेंगे तो अब मारते रहो छापे, घोड़े तो निकल गए, उसके बाद आप कुंडी मजबूत करेंगे जब घोड़े भाग चुके हैं आपकी अस्तबल की, तो उसका फायदा नहीं होने वाला। हाँ, आप सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन ये सरकार तो स्पष्टीकरण देने में विश्वास ही नहीं रखती, किसी भी चीज का स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तो अब देखना होगा कि आम आदमी इसको कैसे झेलता है, सरकार इसको लेके आगे क्या करती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जावंदिया जी, इंद्रजीत